जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, आज अपन ग्राम सेवक मेंस के लिए एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। भारत के अंदर स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुए थे और साथ में भारत की जो राष्ट्रीय एकता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास को अंत तक देखना और इसके लगभग 2 पार्ट हो जाएंगे, एक में तो कंप्लीट नहीं होगी और साथ में पिछले 15 दिन से तबीयत भी ठीक नहीं है, गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बोलने में परेशानी होती है। फिर भी मैंने सोचा कि आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है तो आप लोगों के लिए ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जितना हो सके उतनी आपकी सहायता करूं। और आप लोगों के जो कमेंट है वो देखकर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और मैंने जितना ग्राम सेवक मेंस के टॉपिकों को तैयार करने के लिए मेहनत किया था उसका फल मुझे मिल रहा है और मैं इसी को फल कहूँगा कि आप लोग अच्छे से कमेंट कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो साथियों, अपन शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो आज की क्लास यानी ये टॉपिक तो 2 अलग अलग टॉपिक है, भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष एवं राष्ट्रीय एकता। हम इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे कि भाई हमें स्वतंत्रता के लिए हमने किस प्रकार से संघर्ष किए थे, उन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। और जब हमें स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद में राष्ट्रीय एकता के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो हम सारी बातों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप क्लास को अंत तक देखना। अगर आपने पहले पढ़ा भी है इसको तो भी आप इसको देखने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें हर वो फैक्ट है जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो राष्ट्रीय एकता से पहले मैं बात करूंगा स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुए थे उनके ऊपर, कि स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से संघर्ष किए थे। सबसे पहला प्रश्न तो यही उठता है कि हम स्वतंत्र हुए किससे थे। भाई हमें स्वतंत्रता की हम बात कर रहे हैं, हमें ये स्वतंत्रता किससे मिली थी। हमें ये स्वतंत्रता जो है ये अंग्रेजों से मिली थी। किससे मिली थी? अंग्रेजों से मिली थी। अब छोटे बच्चे जो होते हैं ना, 15 अगस्त 26 जनवरी वाले दिन तिरंगे को फहराते हैं और कहते हैं कि हम पाकिस्तान से हमें स्वतंत्रता मिली। हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद का भारत, तो आज़ादी पाकिस्तान को अलग आज़ादी मिली थी, भारत को अलग आज़ादी मिली थी। लेकिन हम आज़ाद हुए किससे थे? अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुए थे। जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर 200 से 250 वर्ष शासन किया था उनसे हम आज़ाद हुए थे। तो मैं बेसिक स्ट्रक्चर वहीं से स्टार्ट करूंगा कि अंग्रेज जो थे ये क्यों आए थे, किस लिए आए थे और किस प्रकार से हमने इनको निकाला था, कौन कौन से हमने संघर्ष किए थे। तो हम यहाँ अंग्रेजों से लेकर 1947 की आज़ादी और इसके बाद में जो राष्ट्रीय एकता है यानी एकीकरण का जो चरण है उसको हम पढ़ेंगे, भारत के एकीकरण का चरण। तो आप क्लास को जो है वो मिस मत करना 1 सेकंड भी, ठीक है। देखो, अंग्रेजों की बात करें तो ये जो अंग्रेज थे इनमें 1591 की बात आती है और कई जगह लिखा है कि 1591 से पहले ही एक अंग्रेज आया था, यानी रॉल्फ फिंच, जिसका नाम दिया जाता है रॉल्फ फिंच। ये रॉल्फ फिंच के लिए कहा जाता है कि ये जल्दी आ गया था और 1591 में वापस गया था। तो इसलिए आप 1591 वाला सन ही ध्यान रखना। ये जो रॉल्फ फिंच है, इस रॉल्फ फिंच ने विश्व की यात्रा की थी। कहाँ की यात्रा करता है? विश्व यात्रा करता है। रॉल्फ फिंच जो है ये विश्व यात्रा करता है और इसने विश्व यात्रा की तो विश्व के अंदर भारत भी आता है। तो कहीं ना कहीं विश्व यात्रा के अंदर ये कहाँ गया था? भारत के अंदर। भाई भारत जिसको सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। भारत गया, भारत इसको बहुत अच्छा लगा था। इसने अपना सपना बना लिया कि हम भारत के साथ में व्यापार करेंगे, हम भारत के अंदर आएंगे, भारत में शासन करेंगे। ये यहीं से सोच लेता है। रॉल्फ फिंच जो है ये भारत विश्व की यात्रा करता है, भारत आता है और भारत के इस टाइम के जो राजा थे जिनका नाम था मुगल बादशाह अकबर। क्या नाम था?
मुगल बादशाह अकबर नाम के यहाँ पे राजा हुआ करते थे। रोल्फ फिंच यात्रा करने के बाद में वापस आ जाता है कहां पर? ब्रिटेन के अंदर, क्योंकि अंग्रेज था और अंग्रेज कहां पे रहता? ब्रिटेन के अंदर। ये विश्व की यात्रा करने के बाद में वापस आ जाता है और वापस आकर रोल्फ फिंच जो है ये ब्रिटेन में आकर कहता है कि भाई मैंने पूरे विश्व की यात्रा की है, लेकिन भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है। इसने भारत की इतनी प्रशंसा की कि हम भारत के साथ में क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। परंतु दिक्कत क्या है? दिक्कत इस टाइम का मुगल बादशाह है जिसका समय आता है 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक इसका समय आता है। ये दिक्कत है। इसके सामने कौन जाए? कौन जाकर कहे कि हम भारत के साथ में व्यापार करना चाहते हैं? लेकिन यहां पर ये योजना बनाना शुरू कर देते हैं। कहां पे? ब्रिटेन के अंदर। साथियों ध्यान रखना कि ब्रिटेन में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किसकी स्थापना होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के अंदर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसका पूरा नाम भी आप ध्यान रख सकते हो, द गवर्नर एंड कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। वैसे ये नाम आपसे पूछा नहीं जाएगा, एग्जाम के अंदर आपको ऐसा नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप बेसिक तौर पे इसको ध्यान रखना चाहते हो तो रख सकते हो। इसकी स्थापना हो गई। यहाँ की महारानी जो है ये किसको बनाया जाता है? तो यहाँ की साथियों महारानी बनाया जाता है एलिजाबेथ प्रथम को। किसे बनाया जाता है? एलिजाबेथ प्रथम। इस एलिजाबेथ प्रथम को यहाँ की महारानी बना दिया। अब मैं वही बात कहूंगा कि एलिजाबेथ प्रथम महारानी बनी और महारानी बनेगी तो भाई यहाँ पे छांटा पार्टी भी होगी। छांटा पार्टी अंग्रेज सारे थोड़ा थोड़ा लगा रहे थे मैडम जी को। किसी अंग्रेज ने आकर कहा कि मैडम जी आज तो आप क्या बने हो? महारानी बने हो, तो एक कोई छोटा मोटा पैंक तो लगाना ही पड़ेगा। तो भाई मैडम ने पहले तो कहा होगा कि भाई मैं औरत की जात मैं कैसे लगा सकती हूँ, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उसे मना लिया। एक अंग्रेज ने छोटा सा लिटिल सा पैंक मैडम को दिया तो दूसरे अंग्रेज ने देख लिया, वो कहता है मैडम जी आपने इसके कहने पे लगा लिया तो एक छोटा सा मेरे कहने पे भी लगाना पड़ेगा। ऐसे करके मैडम को सेट कर दिया। अब मैडम का मामला सेट है। अब इस मैडम से अंग्रेज कहते हैं कि हम भारत के साथ में क्या करना चाहते हैं? व्यापार करना चाहते हैं। भारत के साथ में क्या करना चाहते हैं? व्यापार करना चाहते हैं। इस एलिजाबेथ प्रथम ने भारत, अफ्रीका और जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश, इन एशियाई देशों के अंदर 15 वर्ष तक व्यापार करने की क्या दे दी? अनुमति दे दी कि भाई आप 15 वर्ष तक यहाँ पे क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। अंग्रेज कहते बस मैडम इतना ही चाहिए था, अब हम अपने आप सल्ट लेंगे। ये मामला तो क्लियर हो गया, लेकिन मामला ये बिगड़ रहा है ना कि इसके सामने कौन जाए? अकबर को जाकर कौन कहे कि हम आपके साथ में व्यापार करना चाहते हैं? तब क्या होता है? 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। मुगल बादशाह अकबर की 1605 में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु होने के बाद में इसका लड़का जिसका नाम था जहांगीर, और जहांगीर क्या बनता है? राजा बनता है। मुगल बादशाह जहांगीर राजा बना अकबर की मृत्यु के बाद में। जहांगीर किसके पास में पला बड़ा था? जहांगीर अपनी सौतेली माँ, जिसका यानी अगर हम कहें कि जहांगीर की एक सौतेली माँ हुआ करती थी जिसका नाम था रुकैया बानो बेगम।
इस रुकैया बानो बेगम के पास में रहा करता था बचपन में, और इस रुकैया बानो बेगम अफीम का सेवन करती थी। इसलिए जहांगीर भी सीख गया और जहांगीर भी अपने पास में चांदी की डब्बी रखने लगा और रोज वो गीत सुनता था कि काला काला डब्बी विच की रखदा मैं क्या नागनी बलेक। जहांगीर जो था ये राजा बनते ही अंग्रेजों ने सोचा कि अब मामला सेट हो सकता है। बोले कैसे? टेंशन मत लो। ब्रिटेन से 1608 के अंदर प्रथम अंग्रेज व्यापारी को भेजा जाता है जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, इस कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजते हैं। जहांगीर के दरबार में जब कैप्टन हॉकिंस जाता है तो इस कैप्टन हॉकिंस जैसे ही गया तो जाकर सीधा तो जहांगीर को भी नहीं बोल सकता कि हम आपके साथ में व्यापार करना चाहते। कुछ दिन रुका, जहांगीर ने पूछा बोले आप कैसे आए? तो हॉकिंस ने कहा कि भाई महाराज हम आपके साथ में व्यापार करना चाहते हैं। जहांगीर ने मना कर दिया, बोले व्यापार तो हम नहीं करेंगे, हमें क्या आवश्यकता है व्यापार करने की, वैसे भी हमारा भारत जो है वो सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध है, तो हमें व्यापार करने की कहां आवश्यकता पड़ रही है। तब साथियों क्या होता है, थोड़े दिन रुकने के बाद में जहांगीर प्रसन्न हुआ और जहांगीर ने इस कैप्टन हॉकिंस को एक जमीन दी। कितने बीघा? 400 बीघा। 400 बीघा की इसको जमीन दे देता है। और इस 400 बीघा जमीन के ऊपर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। जहांगीर ने सोचा कि ये जमीन वैसे भी हमारे पास में नहीं है, पुर्तगालियों के पास में है, अंग्रेजों को दे देते हैं, हो सकता है अंग्रेज इसे छुड़ा ले। 400 बीघा जमीन लेने के बाद में कैप्टन हॉकिंस ने ब्रिटेन के अंदर पुनः पत्र लिखा और कहा कि मैंने जमीन तो ले ली है लेकिन वहां पर तो किसका अधिकार है? पुर्तगालियों का अधिकार है। तब साथियों 1612 के अंदर एक अंग्रेज आता है जिसका नाम था कैप्टन बेस्ट। इस कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना आती है और ये अंग्रेजी सेना पुर्तगालियों के साथ में, किसके साथ में? पुर्तगालियों के साथ में 1612 के अंदर समुद्री युद्ध करती है। कौन सा युद्ध करती है? समुद्री युद्ध करती है। इस युद्ध के अंदर पुर्तगालियों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। अंग्रेजों की साथियों विजय हो गई। अब अंग्रेजों ने इस 400 बीघा जमीन के ऊपर अधिकार कर लिया। अगले वर्ष 1613 ईस्वी के अंदर, 1613 में सूरत के अंदर एक नदी है जिसका नाम है ताप्ती नदी। कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। इस ताप्ती नदी के किनारे प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। स्थापना। अब कई लोग कहते हैं कि सर 1611 के अंदर क्या हुआ था? मुसलीपट्टनम नाम का एक स्थान था, वहां पर प्रथम व्यापारिक केंद्र बना था। कोठी नहीं बनी थी, प्रथम व्यापारिक क्या बना था? केंद्र बना था। यह प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना 1613 में सूरत के अंदर ताप्ती नदी के किनारे होती है। अब यहां से व्यापारिक कोठी की स्थापना तो हो गई लेकिन व्यापार नहीं किया जा रहा, तो बोले क्या किया जाए? व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले ये जो कैप्टन हॉकिंस जो है ना, इसने ब्रिटेन के अंदर पत्र लिखा कि भाई ऐसे तो व्यापार नहीं करने देंगे। बोले तो कमजोरी क्या है भारतीयों की? कमजोरी ये है साहब कि जितना औरतें कहती है ना उतना ही काम करते हैं। और इस टाइम का मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। और जहांगीर की जो रानी है जिसका नाम क्या है? नूरजहां। और नूरजहां का पूरा जो है ना कहना मानता है कौन? जहांगीर। आप कैसे भी करके इसको सेट कर लो तो मामला अपने आप सेट हो जाएगा। बोले कैसे सेट होगी? बोले मतलब ये तो वो वैसी यानी कह सकते हैं कि नूरजहां एक प्रेमी औरत थी, पहले भी अपने पति को मार के आ गई थी जहांगीर के लिए, तो इसके लिए कोई अच्छा सा बंदा ढूंढा जाए। तो ब्रिटेन के अंदर एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स प्रथम। और जेम्स प्रथम का जो राजदूत था, इस राजदूत का नाम था साथियों सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, इसका जो राजदूत था जिसका नाम था सर टॉमस रो, यह बड़ा खूबसूरत बंदा था।
बोले सर टॉमस्रो को भेजा जाए। सर टॉमस्रो जहांगीर से मिलने के लिए दिसंबर 1615 के अंदर कहां पर जाते हैं, जहांगीर से मिलने के लिए भारत आए थे। लेकिन उस टाइम में जहांगीर कहां पर था, तो साथियों जहांगीर जो है ये मैगजीन दुर्ग में था। कौन से दुर्ग में था? मैगजीन दुर्ग राजस्थान के अंदर पड़ता है, अजमेर के अंदर पड़ता है। इसको अकबर का किला भी कहा जाता है। जहांगीर और उसकी पत्नी नूरजहां ये दोनों यहां पे थे। ये टॉमस्रो जो है ना, ये 10 जनवरी 1616 को कहां पे आ जाता है? ये मैगजीन दुर्ग में ही आ जाता है। और मैगजीन दुर्ग के अंदर जब ये पहुंचा तो जैसे ही ये उस दुर्ग के अंदर जाता है तो नूरजहां बाहर खड़ी होगी और नूरजहां ने देखा, इतना खूबसूरत लड़का नूरजहां ने पहले नहीं देखा था, क्योंकि अंग्रेज तो वैसे भी आपको पता है कैसे होते हैं, लाल रंग के होते हैं। और लाल रंग के और कौन कौन से जानवर होते हैं इस बात का भी पता है। जैसे नूरजहां बाहर खड़ी थी, टॉमस्रो अंदर आया तो नूरजहां ने गाया होगा कि तुमने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी। इतने में जहांगीर आ गया। बोले क्या हो गया, क्या हो गया, क्या देख रही हो, किसको देख रही हो? बोले देखो ना महाराज, हमारे दरबार के अंदर कितना खूबसूरत लड़का आया है। जहांगीर ने कहा तू मां चाल, अब ई सकना आप ही सल्ट रही हो, बाहर ना निकल जाए, आप तो दिख ही ना जी। जहांगीर टॉमस्रो से पूछता है, बोले कैसे आना हुआ आपका, क्यों आए? तो टॉमस्रो कहता है कि महाराज हम आपके साथ में क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। नूरजहां कहती है पतिदेव इसको इजाजत दे दो व्यापार करने की। तो जहांगीर ने 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस्रो को व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। अब यहां से 10 जनवरी 1616 से अंग्रेजों ने भारत के ऊपर व्यापार करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब अंग्रेज जो है ये भारत के साथ में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। भारत के साथ में क्या करेंगे, व्यापार करेंगे अंग्रेज 10 जनवरी 1616 के बाद में। अब साथियों क्या होता है, 1616 में व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। भाई यहां तक ठीक था, व्यापार कर रहे थे, लेकिन ये तो धीरे धीरे और ज्यादा इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं। बात आती है 1707 की। 1707 के अंदर मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। और इस औरंगजेब की 1707 के अंदर साथियों क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में भाई औरंगजेब राजा बना था तो अपने भाइयों के साथ में संघर्ष करके राजा बना था। अब वैसे का वैसे ही राजा कौन बनेगा, ये औरंगजेब के जो पुत्र होंगे वो भी उसी प्रकार से राजा बनेंगे, संघर्ष करके अपने भाइयों के साथ में। अब जो ये औरंगजेब था इसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था मुआजम और दूसरे का नाम था आजम। इन दोनों भाइयों के मध्य जाजो का युद्ध हुआ था और ये जाजो युद्ध जो है ये साथियों 1707 के अंदर होता है। कब होता है? 1707 के अंदर होता है। अंग्रेजों ने देखा अब मौका है, अब मौके के ऊपर क्या मारना पड़ेगा, चौका मारना पड़ेगा। अब अंग्रेज मौके के ऊपर चौका मारने में जुटे हैं। और मौके पर चौका कैसे मारा जाए, अंग्रेजों ने देखा दोनों में ताकतवर कौन है, बोले मुअज्जम है। अंग्रेजों ने साथ किसका दिया, मुअज्जम का। अंग्रेजों ने साथ दिया था, किसका साथ दिया, मुअज्जम का साथ दिया। अंग्रेजों ने मुअज्जम का साथ दिया। युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से राजा बन गया। बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुअज्जम जो है ये राजा बन जाता है। कहने का मतलब अंग्रेज व्यापार के साथ साथ शासन के अंदर भी इंटरफेयर करना प्रारंभ कर देते हैं। 1707 के बाद में अंग्रेजों ने शासन के अंदर भी इंटरफेयर करना प्रारंभ कर दिया। अब धीरे धीरे इनका जो ध्यान था ये भारत के सबसे उपजाऊ सूबे बंगाल की तरफ केंद्रित हो गया, क्योंकि उस टाइम बंगाल सबसे उपजाऊ सूबा था। अब बंगाल के ऊपर इनका ध्यान केंद्रित होता है। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद में हम आगे की बात करते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और पीछे वाले जो नोट्स है वो डाल दिए हैं। अभी आपका जो लास्ट टॉपिक हुआ था उसके नोट्स नहीं डाले हैं,
वो भी जल्दी डाल देंगे, कल सुबह तक वो भी नोट्स आपके टेलीग्राम के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो इस टाइम ये जो बंगाल का सूबा था ना, बंगाल, ये इस टाइम सबसे उपजाऊ सूबा था। अंग्रेजों ने अपना ध्यान किसकी तरफ केंद्रित किया? बंगाल की तरफ। बंगाल के जो नवाब हुआ करते थे, जिनका नाम था अली वर्दी खां, अली वर्दी खां, ये साथियों बंगाल के नवाब थे। इन अली वर्दी खां की 10 अप्रैल और 1756 को मृत्यु हो जाती है। 10 अप्रैल 1756 को अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई। अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद में जो बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है, वो साथियों इसका अली वर्दी खान का दोहिता था, जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, इस सिराजुद्दौला को बंगाल का नया नवाब बनाया जाता है। लेकिन एक स्थान आता है पूर्णिया, बिहार के अंदर पड़ता है पूर्णिया, और पूर्णिया का गवर्नर था जिसका नाम था शौकत जंग। ये शौकत जंग भी यहां पर क्या बनना चाहता था? नवाब बनना चाहता था। अंग्रेजों ने इस बात का फायदा उठाया कि भाई अब पूर्णिया का गवर्नर शौकत जंग जो है ये नवाब बनने के प्रयास कर रहा है, संघर्ष करेगा, युद्ध करेगा, इसका हमें क्या उठाना चाहिए? फायदा उठाना चाहिए। तब अंग्रेज जो है वो इसी बात का फायदा उठाने के लिए ये 23 जून 1757 को एक युद्ध करते हैं। युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में एक युद्ध होता है। युद्ध का नाम था साथियों प्लासी का युद्ध। इससे पहले भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि 1707 के बाद में 1717 के अंदर जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह 1717 के अंदर मुगल बादशाह जिनका नाम था फर्रुखशियर, ये जो फर्रुखशियर था इसके दिमाग के मेन फेस का तार थोड़ा सा हिला हुआ था। इसने हर जगह से दवाई लेकर देख लिया लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हो रहा था। तब अंग्रेजी डॉक्टर आता है जिसका नाम था हेनमिटल, और हेनमिटल आकर फर्रुखशियर के दिमाग का इलाज कर देता है। फर्रुखशियर के दिमाग का इलाज कर दिया। तब फर्रुखशियर इसे कहता है एक साथ कि बोले हम क्या है? साथ है। हेनमिटल ने कहा अगर साथ है तो आप हमसे कर ले रहे हो, कौन सा कर? चुंगी कर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर, सीमा शुल्क ले रहे हो, इसको क्या कर दो? समाप्त कर दो। फर्रुखशियर ने 4000 नजराने के बदले 4000 नजराने के बदले ये जो चुंगी कर था इसको समाप्त कर दिया और अंग्रेजों को 35 गांवों की जागीरदारी भी प्रदान कर देता। अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा, बंगाल पर पड़ा। वर्दी खां की मृत्यु हुई 10 अप्रैल 1756 को। सिराजुद्दौला को नवाब बनाया, शौकत जंग भी नवाब बनना चाहता था। इस बात का फायदा उठाया अंग्रेजों ने और युद्ध कौन सा किया? प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 को कौन सा युद्ध किया था? प्लासी का युद्ध किया था। इस प्लासी के युद्ध में जो भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहा जिसका नाम क्या है? सिराजुद्दौला। और साथियों अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा है उसका नाम है अंग्रेज, जिसका नाम आएगा रॉबर्ट क्लाइव। ये वही आदमी है जिसे बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया था। इस युद्ध के अंदर इस सिराजुद्दौला जो है ना, इस सिराजुद्दौला का एक सेनापति हुआ था जिसका नाम था मीर जाफर। इस जाफर को बुलाया रॉबर्ट क्लाइव ने, पूछा बोले सैलरी कितनी देते हैं? बोले घंटे के 300 रुपए देते हैं।
रॉबर्ट क्लाइव ने कहा हम घंटे के 500 रुपए देंगे, आप हमारी तरफ आ जाओ। जाफर ने कहा हमें तो पैसों से मतलब है, जो ज्यादा पैसे देगा हम उसी के पास जाएंगे। रॉबर्ट क्लाइव के पास चला गया और इसके जो सिराजुद्दौला की जो कमजोरियां थी वो इसको बता दिया, जिसके कारण सिराजुद्दौला की क्या हो जाती है, युद्ध में हार और मृत्यु हो जाती है। सिराजुद्दौला मारा गया। बंगाल के नए नवाब की आवश्यकता पड़ी और बंगाल का नया नवाब किसे बनाया जाएगा, जाफर को। अंग्रेजों ने बंगाल का नया नवाब जो है यह बना दिया जाफर को। जाफर ने 1760 तक तो अंग्रेजों की धनापूर्ति की, लेकिन 1760 के बाद में अंग्रेजों की मांगे ज्यादा बढ़ गई। जाफर बेचारा पूरी नहीं कर सका। जाफर को हटाओ, किसको बना दो, कासिम को बना दो। अब जाफर के स्थान पर नया नवाब किसे बना दिया है, कासिम को बना दिया। कासिम जो था इसने नवाब बनते टाइम अंग्रेजों को 40 लाख रुपए का धन दिया था, लेकिन अंग्रेजों की मांगे कहां कम होने वाली थी। अंग्रेज इससे भी अत्यधिक मांगे जो है वो करने की शुरुआत कर देते हैं, जिसके कारण कासिम जो है ये अपने आसपास के क्षेत्रों से सहायता मांगता है, जैसे दिल्ली से, अवध से। ये सहायता मांगकर 22 अक्टूबर 1764 को एक युद्ध करता है, जिसका नाम था साथियों बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। प्लासी स्थान कोलकाता में है, बक्सर स्थान बिहार के अंदर है। इस बक्सर के युद्ध की अगर हम बात करें तो इसमें अंग्रेज जो था जिसका नाम था मेजर मुनरो या हेक्टर मुनरो। भारतीय सेना का नेतृत्व दिल्ली का था शाह आलम द्वितीय। अवध का था सिजाउद्दौला और बंगाल का कौन हो जाएगा, कासिम हो जाएगा। वो सिराजुद्दौला था और ये सिजाउद्दौला है। लेकिन फिर भी अंग्रेजों की युद्ध में क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। और अंग्रेजों ने भारत के अंदर ये जो बंगाल था ना, इस बंगाल के अंदर एक नया पद सर्जित करते हैं, जिसका नाम था गवर्नर का पद। और गवर्नर किसे बनाया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को बनाया जाता है। लेकिन साथियों 1773 के अंदर जो रेगुलेटिंग एक्ट लगता है, इसके तहत गवर्नर का पद बदलकर क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल कर दिया था। और 1773 में कौन बनते हैं, वारेन हेस्टिंग बनते हैं। भाई चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता। ओके, कल जो है वो करवा दूंगा। थोड़ी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।